स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि नेम द थ्री वेज इन विच मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर टेक प्लेस। कि जो समुद्र का पानी है उसमें मूवमेंट किस तरह से होता है। तो तीन तरीके हैं। कौन से तीन तरीके हैं उससे होते हैं। तो पहला है आंसर में ओशियनिक वाटर मूवमेंट इज अफेक्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। Example: Earth movement from west to east compel water to move from east to west as a north and south equatorial current along with a contour equatorial current। अब ये जो ओशियनिक वाटर का मूवमेंट है ये पहला है, पहले में आएगा कि अफेक्ट होता है रोटेशन से अर्थ के। जैसे कि अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो वो वाटर को कंपेल करता है कि वाटर मूव करे ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और साथ में जो इक्वेटोरियल करंट है, साथ में उसके कंटूर इक्वेटोरियल करंट है, वो भी उसके साथ रहते हैं जो उसको मदद करते हैं। सेकेंडली, द डायरेक्शन ऑफ प्लैनेटरी विंड मोटिवेट करंट एंड द ट्रेड विंड पुश फोर्सफुली टुवर्ड पोलवर्ड and afterward by the western lies toward the northeast as warm current touch North American eastern and European western coast। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंडली कैसे मूव करता है। तो सेकेंडली जो मूवमेंट है वो डायरेक्शन ऑफ प्लैनेटरी विंड्स की वजह से है, जो कि मोटिवेट करती हैं करंट्स को, और जो ट्रेड विंड है वो भी पुश करता है फोर्सफुली पोल वर्ल्ड की तरफ, और पोल वर्ल्ड की तरफ पुश करता है। और उसके बाद जो वेस्टर्न लाइज जो विंड्स होती हैं वो आती हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आती हैं। वार्म करेंट्स वो क्या करती हैं, टच करती हैं नॉर्थ अमेरिकन को, ईस्टर्न को, और यूरोपियन वेस्टर्न कोस्ट को टच करती हैं। तो ये हवाएं भी क्या करती हैं, समुद्र के जो वाटर है उसको मूव करवाने में मदद करती हैं, कि उनकी वजह से ये मूव करता है। थर्डली है द लेवल ऑफ सैलिनिटी। अब ये लेवल ऑफ सैलिनिटी क्या करता है, मेक्स द वाटर टू मूव लेस सलाइन वाटर टू मूव सलाइन वाटर। तो जो लेस सलाइन वाटर है उससे सलाइन वाटर की तरफ ये जो है मूवमेंट होता है। सैलिनिटी के डिफरेंस की वजह से भी मूवमेंट होती है। तो ये तीन तरह से मूवमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाटर टाइड्स, टाइड्स क्या होते हैं। नेम वन फैक्टर दैट कॉजेस टाइड। और कोई एक फैक्टर बताना है जिसकी वजह से टाइड होता है कारण। तो टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून। टाइड किसको कहते हैं, कि जो समंदर का पानी होता है वो राइज करता है और फॉल करता है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन एंड मून के। तो उसी को टाइड कहते हैं, इस राइज एंड फॉल को। टाइड्स आर मेनली कॉज्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस ऑफ अर्थ एंड द मून। कि जो टाइड्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होते हैं अर्थ और मून के। तो ये फैक्टर है जिसकी वजह से टाइड ऑकर करता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टाइड्स। टाइड्स के बीच में कितना टाइम इंटरवल होता है। नेम द फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइम इंटरवल। और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो जिम्मेदार है इस टाइम इंटरवल के लिए। ऑन अकाउंट ऑफ द कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द अर्थ and revolution of the moon around the earth, whenever the moon comes in front of the earth, tide takes place at an interval of 20 hours 52 minutes, and at the same time on the opposite side of the earth the interval is of 12 hours and 26 minutes। तो अब यहाँ पे क्या है कि इन टाइम इंटरवल क्या है। तो टाइम इंटरवल दो टाइड्स के बीच का है 12 घंटे 26 मिनट होगा। कि जो कंटिन्यूअस रोटेशन है अर्थ का वो तो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, और मून क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है अर्थ के। तो जब भी मून जो है सामने आ जाता है अर्थ के, तो जो है टाइड प्लेस करता है, और इसका डिफरेंस कितना होता है 24 घंटे 52 मिनट। और सेम टाइम पे अपोजिट साइड में भी आता है, तो इसीलिए टाइम डिफरेंस कितना हो जाता है 24 घंटे 52 मिनट का हाफ 12 आवर्स 26 मिनट। तो 12 और 26 मिनट पे जो है टाइड ऑकर करता है इतने टाइम डिफरेंस पे। तो फैक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही आपका मून। व्हाट आर द स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स। ये स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है और नीप टाइड्स क्या होते हैं। व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द सन एंड द मून वर्क टुगेदर टू अट्रैक्ट द अर्थ ड्यू टू बीइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं सन और मून, और दोनों अट्रैक्ट करते हैं अर्थ को स्ट्रेट लाइन में, तो हाई टाइड और स्प्रिंग टाइड आर कॉज्ड।
हाई टाइड को ही स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। व्हेन द सन एंड द मून आर इन द राइट एंगल, और जब सन मून राइट एंगल में रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो नीप टाइड ऑकर करता है, या फिर कह सकते हो आप लो टाइड। क्वेश्चन नंबर 5, नेम टू टाइप्स ऑफ ओशियन करंट बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। दो ओशियन करंट के बारे में बताना है बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से, और एग्जांपल भी देना है दोनों का। These are two type, there are होगा यहाँ पे, there are two types of current, ओशियन करंट, वार्म एंड कोल्ड करंट। तो एक वार्म होता है टेम्परेचर के हिसाब से और एक कोल्ड करंट होता है। द करंट विच फ्लोज फ्रॉम वार्म ट्रॉपिकल रीजन टू कूलर टेम्परेचर, टेम्परेट रीजन होगा एंड पोलर रीजन, उसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड वार्म करंट। तो यहाँ पे टेम्परेट कर लेते हैं हम, हाँ, region to cooler temperate and polar region is called warm current, and the current flowing from the polar areas, जो polar area से ठंडे इलाके से टेम्परेट की तरफ आता है और इक्वेटोरियल रीजन की तरफ, उसको कहते हैं हम लोग कोल्ड करंट। अब एग्जांपल दोनों का, वार्म करंट और कोल्ड करंट का, तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक वार्म करंट है, और जो आपका लेब्राडोर करंट है वो कैसा है, एक कोल्ड करंट है। तो ये एग्जांपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट इज द गल्फ स्ट्रीम फेमस। ये जो गल्फ स्ट्रीम है फेमस किस लिए है भाई? तो द गल्फ स्ट्रीम इज अ पावरफुल ओशियन, वार्म ओशियन करंट affecting the climate of the eastern coast of North America and western coast of Europe, and it is an important source of tidal energy। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है किस लिए फेमस है? क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल वार्म ओशियन करंट है जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है ईस्टर्न, पूर्वी तट पे, पूर्वी तट को, अमेरिका के पूर्वी तट को, और वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट पे यूरोप को ये अफेक्ट करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है टाइडल एनर्जी का। What happens when warm and cold current meet? तो क्या होता है जब वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों आपस में मिलते हैं? By meeting the warm and cold current, a large amount of fog is created which control the temperature condition in the fishing region of the meeting grounds। तो जब वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा जो है लार्ज अमाउंट ऑफ फॉग जो है, धुंध घिर जाता है, जो कि कंट्रोल करता है आसपास का पूरा टेम्परेचर का कंडीशन फिशिंग रीजन में, जहां पे ये जो है, जिस ग्राउंड पे ये सब दोनों वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजन बताना है। हाउ आर टाइड्स फॉर्म्ड? तो द अल्टरनेट राइज एंड फॉल इन द सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन इन रेगुलर रिदमिक मोशन ट्वाइस इन अबाउट 24 आवर। देखो यहाँ पे अबाउट लिख दिया, लगभग 24 घंटे, है ना। Resulting from the gravitational attraction that is exerted upon the earth by the sun and moon is known as tides। तो टाइड कैसे फॉर्म होते हैं, टाइड किसको कहते हैं, ये दोनों ही इसके अंदर हो गया है कि अल्टरनेटली जो राइज और फॉल होता है वाटर के सरफेस पे, और एक रेगुलर मोशन में होता है, रिदिक मोशन में होता है, यानी कि एक टाइम इंटरवल पे बार बार होता है, तो ट्वाइस होता है 24 घंटे में। और किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, जो कि अर्थ के ऊपर लगता है सन और मून की तरफ से, तो उसकी वजह से जो राइज एंड फॉल होता है, तो वही कहलाता है आपका वाटर का राइज एंड फॉल, टाइड्स। तो किस तरह से फॉर्म हुआ वो भी इसमें आ गया। डिफरेंशिएट बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड कब ऑकर होता है? तो व्हेन द सन एंड द अर्थ एंड द मून आर इन सेम लाइन। हाई टाइड ऑकर तब करेगा जब सब स्ट्रेट लाइन में हो, 180 डिग्री पे, एकदम बिल्कुल कोलिनियर कह सकते हो, तीनों हो। और लो टाइड कब ऑकर करता है? जब सन एंड द मून एंड सन एंड द अर्थ एंड द मून आर एट द पोजीशन ऑफ राइट एंगल। जब जो है अर्थ के राइट एंगल पे रहता है आपका सन और मून, तो क्या होता है उस समय? लो टाइड ऑकर करता है। हाई टाइड कॉज्ड व्हेन ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेस वर्क टुगेदर। अब देखो सारे ग्रेविटेशनल फोर्स एक साथ वर्क करते हैं तो हाई टाइड ऑकर करता है। और यहाँ पे लो टाइड कब ऑकर करेगा? जब जो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द सन वर्क अगेंस्ट द ईच अदर, यानी कि सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, एक दूसरे के खिलाफ जब काम करता है, तब जो है लो टाइड आता है। हाई टाइड ऑकर करता है एट द टाइम ऑफ फुल मून एंड न्यू मून पे, और लो टाइड ऑकर करता है ड्यूरिंग द 8th
डे ऑफ ईच फोर्टनाइट ऑफ ए मंथ, हर 8वें दिन। गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, देयर आर टू लो टाइड्स इन अ डे, एक दिन में 2 हाई टाइड आता है और 2 लो टाइड आता है। तो द रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन एवरी मेरिडियन, इमेजिनरी लाइन को कहते हैं मेरिडियन, कमिंग इनटू पोजीशन ऑफ 2 टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स वेरी नियरली एवरी 24 आवर्स। वेरी नियरली इसलिए क्योंकि 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट। तो यहाँ पे रोटेशन जो है ना उसकी वजह से जो है कि 2 बार ऐसा जो है हैपन होता है, 2 बार बिल्कुल ये हाई टाइड और लो टाइड ऑकर होता है, क्योंकि जो है ये मेरिडियन पे 2 बार ऐसा अर्थ रोटेट होके पोजीशन पे, उस पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट है ईच डे अ टाइड इज डिलेड बाय 26 मिनट, हर रोज 26 मिनट डिले क्यों होता है टाइड? तो इसका आंसर हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इसका आंसर क्या है कि each day a tide is delayed by 26 minutes because the moon also rotate on its axis west to east। अब ऐसा है कि जो मून है, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो खुद भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है while revolving around the earth। Since the earth rotate from west to east and the tide center shift westward, अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो जो टाइड का सेंटर है वो भी जो है पश्चिम की तरफ मूव कर जाता है। When the tide center complete one round, जब टाइड का सेंटर जो है वो एक राउंड कंप्लीट करता है, तो दो मून का पोजीशन होता है वो अहेड हो जाता है टाइड के सेंटर से बाय दैट टाइम, क्योंकि भाई जब आपका जो सेंटर है टाइड का वो जब मून की तरफ हुआ तो मून भी तो अपना टर्न कर गया ना अपने पोजीशन पे, वो भी तो रोटेट किया। तो ऐसे में क्या होता है, द मून ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ विद द रिजल्ट टाइड सेंटर टेक्स 52 मिनट टू कम अंडर द मून। तो 52 मिनट लग जाते हैं फिर टाइड सेंटर को मून की तरफ आने में। Thus, a particular tide center takes 24 hours 52 minutes to come under the moon, but by that time there is another tide due to opposite side of the referred tide center, and this happens after 12 hours 26 minutes। तो ये 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं मून को टाइड सेंटर की तरफ आने में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से आगे जा रहे हैं। तो ऐसे में ही क्या होता है, एक अपोजिट जो है टाइड भी ऑकर करता है, क्योंकि एक अपोजिट में भी सेंटर मिलता है जहां पे टाइड ऑकर कर जाता है, इसीलिए जो है 24 घंटे 52 मिनट में 2 टाइड ऑकर करते हैं और हर एक टाइड जो है 26 मिनट 2 टाइड के बीच में डिले हो जाता है। द टाइडल रेंज डिफर फ्रॉम वन वाटर बॉडी टू द अदर। अब देखो ये जो टाइडल रेंज है ना वो डिफर करता है एक वाटर बॉडी से दूसरे वाटर बॉडी में। ये क्यों? तो द टाइडल रेंज डिफर फ्रॉम सी टू सी, समुद्र के से समुद्र के ऊपर डिपेंड करता है टाइड का रेंज। इन द ओपन ओशियन जैसे कि अटलांटिक है, टाइड फ्लो एंड एब रेगुलरली ट्वाइस अ डे। फ्लो और एब का मतलब है, फ्लो का मतलब होता है किनारे की तरफ आना, किनारे से वापस जाने का मतलब होता है एब, तो ऐसा 2 बार होता है। और जब इनक्लोज्ड सीज रहता है, चारों तरफ से घिरा हुआ समुद्र रहता है या शेल्टर्ड सीज रहते हैं जैसे कि मेडिटेरेनियन और बाल्टिक सी है, तो इसमें रेंज जो है बहुत ही छोटा हो जाता है टाइड का। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग एंड नीप टाइड। तो देखो यहाँ पे स्प्रिंग टाइड तब होगा जब दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साथ में काम करेंगे, हाई टाइड आएगा। और यहाँ पे भी देखो सब जब तीनों एक लाइन में है तो हाई टाइड का ऑकर कर रहा, नीप टाइड कहाँ ऑकर कर रहा, जब दोनों राइट एंगल पे हैं। यहाँ भी इस डायग्राम में भी देख सकते हो दोनों राइट एंगल पे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ ओशियन करंट बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से 2 ओशियन करंट, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एक है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओशियन करंट, वार्म और कोल्ड करंट। जो करंट विच फ्लोज फ्रॉम वार्म ट्रॉपिकल रीजन टू कूलर टेम्परेट एंड पोलर रीजन इज कॉल्ड वार्म करंट, एंड करंट फ्लोइंग फ्रॉम पोलर एरियाज टुवर्ड द टेम्परेट एंड इक्वेटोरियल रीजन इज कॉल्ड कोल्ड करंट। अब यहाँ पे देखो जो भी टेम्परेट या इक्वेटोरियल से पोलर की तरफ जाता है, ठंडे इलाकों की तरफ जाता है, उसको वार्म करंट बोलते हैं। और जो ठंडे इलाकों से टेम्परेट और इक्वेटोरियल की तरफ आता है उसको हम लोग कोल्ड करंट बोलते हैं। और गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट एंड एग्जांपल लैब्राडोर करंट इज अ कोल्ड करंट। स्टेट एनी 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द करंट। 3 फैक्टर बताने जो रिस्पॉन्सिबल है करंट के ऑकर करने में। करंट वही जो लहराती है समुद्र में। कॉजेस क्या है?
ओशियन करंट हैव अ रेगुलर पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर अराउंड द ओशियन। इनका जो है ना पैटर्न जो है बिल्कुल रेगुलर है। ओरिजिन और नेचर जो होता है वो अर्थ के मूवमेंट पे डिपेंड करता है और वो रिलेटेड है फॉलोइंग फैक्टर से। कैसे? पहला है लेवल ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब कितना नमकीन है। द हायर द लेवल ऑफ सैलिनिटी ऑफ ओशियन, वाटर इज द डेंसर इट इज। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ है। जितना ज्यादा सलाइन होगा ना ओशियन, तो वाटर उसके अंदर उतना ही ज्यादा डेंसर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वाटर इज डेंसर इन इट, कि वाटर क्या है उसके अंदर उतना ही ज्यादा डेंसर है। वाटर इज डेंसर इन इट। वाटर विथ लेस सैलिनिटी देयरफॉर फ्लोज फ्रॉम द डेंसर सैलाइन वाटर। तो इसीलिए जो कम सैलाइन वाटर होता है फ्लो करता है किसके ऊपर? डेंसर सैलाइन वाटर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेरेनियन सी इज मोर सलाइन एज कंपेयर टू अटलांटिक ओशियन। सो अटलांटिक वाटर फ्लो करता है इनटू मेडिटेरेनियन सी सरफेस। तो यहाँ पे देखो जो ज्यादा सलाइन है वो नीचे की तरफ रहेगा, डेंसिटी ज्यादा है तो, और जो लेस सलाइन है वो ऊपर की तरफ बह के निकलेगा। तो इसकी वजह से भी करंट ऑकर करता है, ये एक हुआ। दूसरा टेम्परेचर। द ओशियन नियर द ट्रॉपिक एंड इक्वेटर आर मच वार्मर देन द ओशियन वाटर इन द पोलर और टेम्परेट रीजन। टेम्परेट और पोलर रीजन में जो है पानी बिल्कुल ठंडा रहता है, ओशियन का वाटर ठंडा है, जबकि ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है? बहुत पानी गर्म रहता है। देयरफॉर वार्म इक्वेटोरियल वाटर मूव करता है पोल की तरफ एज वार्म करंट, वाइल कोल्ड ओशियन करंट जो है मूव करता है पोल्स की तरफ एज वार्म करंट, while cold ocean current move toward equator as cold ocean current। और देखो यहाँ पे जो है कोल्ड ओशियन करंट जो है फिर मूव करता है किसकी तरफ? इक्वेटर की तरफ। तो यानी कि हो क्या रहा है, अलग अलग जो है समंदर एक ही है, लेकिन उसका जो पार्ट कहाँ जहां जहां लाई करता है, इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन या फिर पोलर रीजन में, तो पोलर रीजन से ठंडी हवाएं चलेंगी, ठंडी करंट चलेगी किधर की तरफ? इक्वेटर की तरफ। और इक्वेटर से गर्म हवाएं चलेंगी, गर्म लहरें चलेंगी, करंट चलेंगी किधर से? पोलर की तरफ। फिर लास्ट फैक्टर है अर्थ का रोटेशन। सिंस द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा घूमता है। ऑल मूविंग बॉडीज विंड एंड ओशियन करंट मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में दो के दोनों मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि कैनरी करंट और गल्फ स्ट्रीम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है, वैसे ही उसका उल्टा पेरुवियन और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहता है। तो अर्थ का रोटेशन भी रोटेट जो कर रहा है अर्थ, वो भी रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए, करंट के मूवमेंट के लिए। थर्ड वाला है गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। रीजन बताना है सबके लिए। पहला है कि वार्म करंट प्रोड्यूस अ माइल्डर क्लाइमेट, ठंडा क्लाइमेट, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा। वार्म करंट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम हैव मेड द क्लाइमेट ऑफ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप माइल्ड एंड प्लेजेंट फॉर आइडियल इंडस्ट्रियल लाइफ एंड डेवलपमेंट एंड डेवलप्ड ओशियनिक रूट फॉर ट्रेड। जो वार्म करंट है गल्फ स्ट्रीम के, उसने क्लाइमेट अच्छा बनाया है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का और पश्चिमी यूरोप का, बहुत ही प्लेजेंट खुशनुमा बनाया है, आइडियल है बिल्कुल इंडस्ट्रियल लाइफ के लिए। और उसने बहुत सारे डेवलप किए हैं सी रूट भी, सॉरी सी नहीं, ओशियनिक रूट, किसके लिए? व्यापार के लिए। इन द सेम वे जो वार्म कुरोशियो करंट है, उसने जापान को एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनाई है बाय लीडिंग इन फिशिंग ऑक्यूपेशन एंड सपोर्टिंग द इकोनॉमी ऑफ जापान। तो ये बहुत ये लीडिंग जो है कंट्री है फिशिंग में आपका जापान। तो ये देखो कितना अच्छा इनको ऑक्यूपेशन भी मिला हुआ है और इकोनॉमी को सपोर्ट भी मिलता है जापान के, किसकी वजह से? कुरोशियो करंट की वजह से। Apart from this, violent storm also follow the meeting places of warm and cold current। अब देखो फायदे के साथ नुकसान भी है कि कहीं कहीं पे जो है ना वार्म और कोल्ड करंट मिलते भी हैं, तो वहां पे जैसे कि चाइना है, जापान है, तो यहाँ पे अमेरिका भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, हरिकेन्स आते हैं अमेरिका में, टाइफून्स आते हैं चाइना में और जापान में। तो ये माइल्डर क्लाइमेट भी प्रोड्यूस करता है और साथ में जो है कि इकोनॉमी को भी दे रहा है, सहारा दे रहा है, बहुत सारे रूट्स भी निकल रहे हैं, लेकिन साथ में तबाही भी लाता है। नेक्स्ट है कि द ईस्टर्न कोस्ट यूएसए आर कंपैरेटिवली कोल्ड। जो पूर्वी तट है यूएसए का, वो कंपैरेटिवली ठंडा क्यों है?
ड्यू टू द कूलिंग इफेक्ट ऑफ लेब्राडोर करंट। ये लेब्राडोर करंट क्या है, ये पोलर रीजन की तरफ से आ रहा है ना, तो इसीलिए ये जो है कोस्ट को क्या रखता है, ठंडा रखता है कंपेरेटिवली बाकी एरिया से। फिर नेक्स्ट है थर्ड वाला, द कोस्ट ऑफ नॉर्वे आर नॉट फ्रोजन इन विंटर। नॉर्वे का जो कोस्ट है वो फ्रोजन नहीं होता है, जमता नहीं है विंटर में, वेयर एज उसका जो एडजॉइनिंग साथ में लगा हुआ तट है वो फ्रोजन हो जाते हैं फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। साल के ज्यादातर वक्त में वो बिल्कुल के बिल्कुल जमे रहते हैं, जबकि नॉर्वे में ऐसा नहीं है। तो वेस्टर्न कोस्ट जो नॉर्वे का है वो फ्रोजन क्यों नहीं है, ड्यू टू द वार्म इफेक्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम। वार्म इफेक्ट आता है गल्फ स्ट्रीम की वजह से, तो ये जो स्ट्रीम आ रही है, ये जो आप लहर आ रही है, इसकी वजह से जो है वो जमता नहीं है और जो है फ्रोजन नहीं होता है पूरा। और द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो कि कोस्ट को टच कर रही होती है, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये भी एक वार्म करंट है, तो ये भी तट को टच कर रही होती है, इसलिए वहां पे फ्रोजन नहीं होता। सी का थर्ड हो गया। अब डी वाले का फर्स्ट देखो, डिस्क्राइब वन इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री ओशियन करंट। लेब्राडोर करंट ऑफ द अटलांटिक ओशियन, तो इसका इफेक्ट बताना है आपको। इफेक्ट, लेब्राडोर करंट ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द आर्कटिक ओशियन अलोंग द कोस्ट ऑफ लेब्राडोर एंड पासेस टचिंग न्यूफाउंडलैंड एंड कंटिन्यूइंग साउथवर्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ नोवा स्कोटिया। अब ये करंट कहां से पैदा होता है, निकलता है आर्कटिक ओशियन से, लेब्राडोर कोस्ट के साथ साथ पास करता है न्यूफाउंडलैंड से और आगे बढ़ता है साउथवर्ड के साथ की तरफ नोवा स्कोटिया के तट पे। फिर वहां पे वो ज्वाइन हो जाता है बाय वेस्ट ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड से, करंट से ये ज्वाइन हो जाता है, मिल जाते हैं सब। इट मीट्स द वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट एट द ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक पे ये मिलता है गल्फ स्ट्रीम से, करंट से, मेकिंग दिस रीजन अ फेमस फिशिंग बैंक, और इस रीजन को ये बहुत ही अच्छा फिशिंग बैंक बनाता है। नेक्स्ट है कुरोशियो करंट। इफेक्ट इसका देखो, ये जो करंट है इज अ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न बाउंड्री करंट इन द वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ये बहुत ही ताकतवर पश्चिमी बाउंड्री करंट है ना, पश्चिमी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। ये बिगिन ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ ताइवान एंड फ्लोज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जापान, यहाँ पे पार्ट होगा, पार्ट जापान, where it merges with the easterly drift of the North Pacific Current। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये शुरू होता है ईस्ट कोस्ट ऑफ ताइवान से और फ्लो करता है नॉर्थ ईस्ट साइड में जापान की तरफ, और वहां पे ये मिलता है जाके ईस्टर्ली ड्रिफ्ट से नॉर्थ पैसिफिक करंट के, और इट इज एनालॉगस टू द गल्फ स्ट्रीम इन द अटलांटिक ओशियन ट्रांसपोर्टिंग वार्म ट्रॉपिकल वाटर northward toward the polar region. It is also sometimes known as the Black Stream, the English translation of Kuroshio, and allusion to the deep blue of its water, and also as the Japan current. एनालोगस का मतलब होता है कि समान रूप से, तो ये गल्फ स्ट्रीम जो अटलांटिक ओशियन का है ना उसकी की तरह होता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है वार्म ट्रॉपिकल वाटर नॉर्थ वर्ल्ड की तरफ, और नॉर्थ वर्ल्ड से किसकी तरफ, टुवर्ड पोलर रीजन की तरफ। और इसको कभी कभी जो है कि ब्लैक स्ट्रीम भी कहा जाता है, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है इसका कुरोशियो का, एक इल्यूजन, एक भ्रम, डीप ब्लू वाटर का भ्रम, और इसको जापान करंट भी कहा जाता है। यह है कुरोशियो करंट के बारे में। फिर लास्ट वाला है आपका कितना था, दो ही है इसके अंदर, हाँ सिर्फ दो के लिए है, लेब्राडोर और कुरोशियो। ओएशियो करंट भी था, एक मिनट, एक आंसर, तो ये एक छूट गया था, थर्ड वाला है ओएशियो करंट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। तो ये क्या है, तो इसका इफेक्ट बताना है। तो इट इज अ कोल्ड करंट, ये एक कोल्ड करंट है जो कोलाइड करती है, टकराती है विद अ वार्म कुरोशियो करंट से। ये गर्म कुरोशियो करंट से टकराती है, कहाँ पे टकराती है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान पे टकराती है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, ये पैदा होती है आर्कटिक ओशियन से और पास करती है थ्रू द बेरिंग स्ट्रेट, और ये प्रोसीड करती है, आगे बढ़ती है टुवर्ड द साउथ। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 3। इस 3 में ए है, स्टेट द ओरिजिन एंड फ्लो ऑफ द गल्फ स्ट्रीम।
तो जो गल्फ स्ट्रीम है ये ओरिजिनेट होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको से अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ और मूव करती है इन अ नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बी वाला है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम ऑन द कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। ये जो गल्फ स्ट्रीम है इसका क्या प्रभाव पड़ता है तट पे, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के तट पे, नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के। तो देखो है क्या कि एवरेज स्पीड इज अबाउट 33 किमी पर डे एंड इट्स एवरेज विड्थ इज 70 किलोमीटर। चौड़ाई 70 किमी है, स्पीड 33 किलोमीटर है पर डे है। Under the impact of the westerlies, this warm current reaches the western coast of Europe about 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखो इसका जो इम्पैक्ट है वेस्टरलाइज के इम्पैक्ट में, प्रभाव से ये जो वार्म करंट है पहुंचती है पश्चिमी तट पे यूरोप के 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। जो जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, जनरल डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज द नॉर्थवर्ड, ये नॉर्थवर्ड, ये जनरल है। near Newfoundland, its water mixes with the cold water of the Labrador current। अब जहां पे न्यू फाउंडलैंड है वहां पे इसका जो पानी है वो मिक्स हो जाता है कोल्ड वाटर से लेबोरेटर करंट के, विच फॉर्म्स वेरी डेंस फॉग, और बहुत ज्यादा वहां पे घना कोहरा आता है, धुंध आती है। द फॉगी कंडीशन सॉरी, जो फॉगी कंडीशन है अराउंड न्यू फाउंडलैंड हैम्पर द नेविगेशन ऑफ शिप। अब इतना ज्यादा वहां पे धुंध है तो वहां पे मुश्किल होती है नेविगेट कर पाना शिप्स को। फ्रॉम हेयर द गल्फ स्ट्रीम मूव नॉर्थ ईस्टवर्ड, अब यहां से गल्फ स्ट्रीम मूव करती है नॉर्थ ईस्टवर्ड की तरफ, यानी कि उत्तरी पूर्व दिशा में। दिस करंट ग्रेजुअली वाइडेंस, धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है और इसका स्पीड डिक्रीज होता जाता है। इट बिकम्स अ प्रोमिनेंट स्लो मूविंग करंट नोन एज द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब इसको किससे जाना जाता है, अब ये स्लो मूविंग हो जाती है करंट और इसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नियर वेस्टर्न यूरोप, जब यह वहां जाती है वेस्टर्न यूरोप के पास, ये स्प्लिट हो जाती है इनटू टू पार्ट, दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक पार्ट इस करंट का मूव करता है नॉर्थ वर्ल्ड की तरफ, जो कि पार्ट है यूके का और नॉर्वे का, यहाँ पे पास्ट नहीं पार्ट होगा। वाइल द अदर पार्ट इज अफेक्ट डिफ्लेक्टेड, जो दूसरा पार्ट है इस विंड का वो डिफ्लेक्ट हो जाता है इस करंट का, वो दूसरी तरफ चला जाता है और वो कहा जाता है साउथ वर्ल्ड में एज द कोल्ड कैनरी करंट की तरह। द वार्म वाटर ऑफ द गल्फ स्ट्रीम मॉडिफाई करता है वेदर कंडीशन को, कहाँ के, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप के। ईस्टर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका का और वेस्टर्न कोस्ट यूरोप का है, वहां का टेम्परेचर जो है इससे पूरा प्रभावित होता है, ये प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। सी वाला है कि गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है द वाटर ऑफ ओएसयू करंट फ्रॉम द रिचेस्ट फिशिंग इज द, फॉर्म होगा यहाँ पे, ये फॉर्म करेगा, ठीक है, सी का फर्स्ट है, यहाँ पे फ्रॉम की जगह पे हो जाएगा फॉर्म। तो यहाँ पे ओयोशियो करंट जो होता है ये सबसे ज्यादा रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनाता है वर्ल्ड में, सबसे जो है आपका रिचेस्ट है। ऐसा क्यों है, तो ड्यू टू मीटिंग द वार्म कोरोशियो करंट create a large amount of fog regulating the ideal temperature for fish and remarkable effort of the Japanese for fishing occupation make this region the leading fishing ground of the world। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो ओएसयू करंट है ना ये मिलता है लेब्राडोर करंट से, अरे सॉरी कुरोशियो करंट से, ओएसयू करंट। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो होता क्या है, बहुत ही ज्यादा घना कोहरा होता है, यहाँ पे फॉग आता है और ये टेम्परेचर आइडियल होता है मछलियों के लिए। और जो जापानीज हैं उनका बहुत सारा इफर्ट रहा है फिशिंग ऑक्यूपेशन में, तो यहाँ से बहुत ज्यादा फिशिंग होती है, तो इसीलिए बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड है पूरी दुनिया के लिए, सबसे ज्यादा रिचेस्ट है। नेक्स्ट है देयर इज हैवी रेनफॉल इन क्वींसलैंड बट द एटाकामा डिजर्ट इज एरिड। एरिड मतलब होता है सूखा, बहुत ही भारी वर्षा होती है क्वींसलैंड में, जबकि एटाकामा डिजर्ट बिल्कुल सूखा रहता है। तो क्वींसलैंड कोस्ट इज टच्ड बाय द वार्म ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट एंड गेट हैवी रेनफॉल बाय ट्रेड विंड फ्रॉम द सी टुवर्ड लैंड। अब देखो समुद्र से जो हवाएं आ रही हैं वो साथ में जो है वेपर्स लेके आ रही हैं, तो वो जो करंट चलती है वो क्वींसलैंड को टच कर रही होती हैं, है ना।
और ये टच होता है किससे, ईस्ट साइड से जो ऑस्ट्रेलियन करंट आ रही है, तो उसकी वजह से ये जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं, तो इसकी वजह से जो है सी की तरफ से, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है जमीन पे। जो एटाकामा डिजर्ट है ना, वो टच होता है कोल्ड पेरुवियन करंट से, और वेस्टर्लाइज विंड वगैरह होती है, वो ब्लो करती हैं जमीन की तरफ टुवर्ड सी, और जमीन से सी की तरफ जाती हैं वो। तो इसलिए जो है एटाकामा डिजर्ट जो है ठंडा भी रहता है और साथ में ड्राइएस्ट भी है पूरी दुनिया में, तो इसीलिए यहाँ बारिश वगैरह का कोई नामो निशान नहीं है। रिच फिशिंग ग्राउंड आर लोकेटेड ऑन द पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो बहुत ही रिच फिशिंग ग्राउंड्स वगैरह लोकेटेड हैं पैसिफिक कोस्ट पे नॉर्थ अमेरिका के, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पैसिफिक कोस्ट जो नॉर्थ अमेरिका का है, अभी हम लोगों ने पैसिफिक वो नॉर्थ अमेरिका भी देखा था और यूएसएन यूरोप भी देखा था। तो पैसिफिक कोस्ट जो नॉर्थ अमेरिका का है वो अफेक्ट होता है वार्म कोरोसिव करंट से, और इसीलिए ये जो है फेमस है फिशिंग ग्राउंड के लिए। सैल्मन फिश मेनली यहाँ पे शेयर होता है कनाडा के साथ। डिस्क्राइब 4 मेजर इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के 4 बड़े बड़े प्रभाव बताने हैं। तो मेजर इफेक्ट करंट का विजुअलाइज होता है बाय डिस्टिंक्ट इफेक्ट, अलग अलग तरह की इफेक्ट की वजह से। वार्म गल्फ स्ट्रीम, जैसे कि क्लाइमेट पैटर्न बदलता है, क्लाइमेट जो है कि ऑन क्लाइमेट ऑफ ईस्टर्न साइड के क्लाइमेट के ऊपर प्रभाव डालता है। नॉर्थ अमेरिकन रीजन और जो वेस्टर्न रीजन होता है यूरोप का, और जो ओशनिक ट्रेड रूट वगैरह है ज्वाइन करते हैं ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन को दुनिया के, ठीक है। और जो ऑन द अदर हैंड जो कोल्ड करंट है वेनेजुएला का, वो कीप मतलब रखता है साउथ अफ्रीकन वेस्टर्न कोस्ट को माइल्ड और कूल रखता है। तो साउथ अफ्रीकन वेस्टर्न जो है उसका जो तट है वो माइल्ड और कूल रहता है इस करंट की वजह से। कुरोशियो वार्म करंट जो है ईस्टर्न कोस्ट, जापान का जो ईस्टर्न कोस्ट है, वो कुरोशियो के वार्म करंट की वजह से बिल्कुल जो है रिच रहता है फिशिंग में। एच मिसिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है बड़े बड़े इफेक्ट हैं करंट के, कि ये भाई यहाँ पे रूट को जोड़ भी रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज रीजन को वर्ल्ड के जोड़ भी रहा है। और वेनेजुएला जो है करंट जो वेनेजुएला का है, वो जो है अफ्रीकन कोस्ट को आपका ठंडा भी रख रहा है तट को। और जो कुरोशिया करंट है वो देखो एक उसका भी इफेक्ट है कि जापान को बहुत ही रिच फिशिंग ग्राउंड दे रहा है। तो ये सारे बड़े बड़े इफेक्ट हैं, मेजर इफेक्ट हैं करंट के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दबाजी में मैंने इसको बनाया क्योंकि अभी थोड़ा बिजी है कुछ दिन तक। तो आई होप कि 21 नवंबर के बाद जो है रेगुलर आपको वीडियोस फिर से मिलने लगेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।